बिहार के बॉर्डर पे 10 से ज्यादा लोग को पकड़े गए हैं। बिहार तो सरकार और भारत के जो गवर्नमेंट है वो हाँ, पूरे सक्रिय हैं। यहाँ से जो भी भाग रहे हैं उसको पकड़ करके जिम्मा लगा रहे हैं, वो नेपाली सेना और नेपाल प्रहरी को। बिल्कुल। तो अमित जी, बहुत ज्यादा थोड़ा सा टास्क है ये हमारे भारत सरकार के लिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है तो देखना है, समझना है, अलर्ट खुद भी रहना है। हम ये नहीं कह रहे ये सिचुएशंस यहाँ हो जाएंगी, नहीं, बहुत अलग चीजें हैं, बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि छोटी सी घटना नहीं हुई है। जी राखी जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। राखी, देखिए, जो नेपाल में आज जो घटना हुई है, और हमारे घनश्याम जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये बांग्लादेश और अगर आप श्रीलंका से इसको कंपेयर करेंगे तो सही नहीं होगा, क्योंकि वहां की परिदृश्य अलग है। कैसे अलग है मैं बताता हूँ, लेकिन इसमें एक कॉमन एलिमेंट भी है चाइना का, वो मैं बाद में आऊंगा। इसमें एक चाइना का भी कॉमन एलिमेंट है जो कि मैं उस पर भी आऊंगा। देखिए, ये जो भी हुआ, हमने नेपाल में देखा, और जिस तरीके से आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन को जो जेन जी करके जो नाम दिया जा रहा है कि वो लोग जो 1997 के बाद जो पैदा हुए उन्हें जेन जी करके हम एड्रेस करते हैं, वो फोन छोड़कर कभी भी ऐसे नहीं देखते हैं। हमेशा उनकी नजर फोन में रहती है, वो कुछ भी करते हैं उनकी एक नजर फोन पर ही रहती है। तो जिस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि ये जेन जी लेड रेवोल्यूशन है, मेरा मानना इससे अलग है, क्योंकि नेपाल की अगर वास्तु स्थिति को देखें तो वहां ओली की जो कम्युनिस्ट सरकार थी वो चरम तक करप्शन में डूबी हुई थी। अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर चरम पर था। आप देखें तो 12.6% का अनएम्प्लॉयमेंट था, और अगर 15 से या 29 साल तक के बीच में देखें तो लगभग ये आंकड़ा 20% को भी पार कर जाता है। वहां का जो मेन सोर्स ऑफ जीडीपी है वो रेमिटेंस का है। 33 से 35% की वहां की जीडीपी रेमिटेंस पे आधारित है। तो हमें ये समझ में आता है कि वहां पर बहुतायत लोग बाहर रहते हैं और वहां से अपने घरों पे पैसा भेजते हैं। मेन जो मुद्दा है वो ये है कि इतना सब होते हुए भी जो नेपोटिज्म का मुद्दा जब निकला, जब ये कहा गया कि जो सरकार में बैठे जो लोग हैं उनके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, विदेशी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में जाकर कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, हॉलीडेज बिता रहे हैं विदेशों में, और वहां का जो युवा है वो अपने ही देश में भविष्य को जब नहीं देख पाता है, तो इस तरीके की अराजकता निकल कर आती है। इसमें जरूर एक तरीके से कहा जाए तो इसको हवा देने का कभी काम किया गया होगा डिफरेंट माध्यम से, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन बनती है वो सिर्फ वहां के स्थानीय जो मुद्दे हैं उनसे तो जरूर है, लेकिन उनको बहुत तरीके से उनको बढ़ावा भी दिया जाता है बाहरी डीप स्टेट के माध्यम से, चाहे वो अमेरिका का डीप स्टेट काम कर रहा हो, चाइना का डीप स्टेट काम कर रहा हो, या किसी और देश का। तो ये सारी बातें हुई। आपको मैं जो चाइना की बात कर रहा था, आप चाहे नेपाल ले लीजिए, अमित जी आप बोल रहे चाइना और अमेरिका का नाम, भारत का नाम नहीं बोल रहे आप प्लीज। जी, मैं आ रहा हूँ उस पे भी आ रहा हूँ। जैसे देखिए, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, इन सब जगहों पे जो हुआ, और अनुपम जी ने भी बताया किस तरीके से पाकिस्तान, लीबिया, टर्की की बात करी उन्होंने, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर हमारे साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप देखें तो जिस तरीके से चाइना ने इन सब देशों पे प्रभाव बनाया और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं हर उस देश में हुआ, तो ये एक सबक अपने आप में भी है कि जो भी देश हैं अगर वो अपने आप को चाइना से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं तो किस तरीके का संकट वहां पर आ सकता है, ये हम सब ने देखा। दूसरी बात, आपने देखा होगा इस जो आंदोलन ये हुआ, इससे पहले वहां पर राजशाही को स्थापित करने के लिए ज्ञानेंद्र जी ने एक आह्वान किया था, वो राजसत्ता को स्थापित करने के लिए, और उसके लिए भी आंदोलन निकला। लेकिन उस आंदोलन को बहुत ज्यादा उग्र नहीं हुआ और वो उस आंदोलन को दबा दिया गया। और ये जो पूरा आंदोलन है ये रिजीम चेंज का आंदोलन था। ये जो करप्ट पॉलिटिशियन थे उनको उखाड़ फेंकने का आंदोलन था, और मेरे ख्याल से इसमें अब जनता ने सफल हुई है। अगर आज आप भारत के पॉलिटिशियंस के अगर आप रिएक्शंस की बात करें तो बहुत जो हमारे विपक्ष में जो बहुत सारे लोग हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि मोदी जी को भी ऐसा देखना चाहिए, उनके लिए भी ऐसा आंदोलन आ सकता है। तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा राखी जी कि भारत में भी ये प्रयास हुआ है,
माननीय राहुल गांधी, आपको याद होगा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठकर यही कह रहे थे कि द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, अमेरिका और यूके को संबोधित करते हुए कि उन्हें भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। उसके पहले अगर आप देखें तो मणिशंकर अय्यर जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने पाकिस्तान से भी यही गुहार लगाई थी कि आप आइए और हमें मदद कीजिए मोदी को हटाने के लिए। तो किस तरीके से आप, जब आपके जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जब एक बाहरी ताकतों पर भरोसा करने लगते हैं और बाहरी को लाने लगते हैं अपने डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप के लिए, तो ये बहुत ही गंभीर बात है। इस पर हमें ध्यान देना चाहिए और ऐसे किसी भी अराजक स्थिति को हमें एड्रेस तुरंत करना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें तो अनुपम जी ने भी बताया, घनश्याम जी ने भी जिस तरीके से कहा कि भारत की क्या स्थिति है, तो देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। हमारा पड़ोसी मुल्क है। 1951 में तो नेपाल भारत का हिस्सा बनना चाहता था, पर किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए। तो आज एक स्वतंत्र संप्रभुत्व राष्ट्र है नेपाल। तो जिस तरीके से नेपाल के साथ हमारा संबंध है, निश्चित तौर पे हर एक भारतीय चिंतित है। हर एक भारतीय चाहता है कि नेपाल आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, और इसलिए जो भी मदद हो सकता है वो भारत की सरकार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। दो तीन बातें और मैं मैं वापस आऊंगी, दो छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए। कभी भी भारत का हिस्सा बनना चाहता है, हमको पता नहीं है। ये डेट बोले थे कितने, 1991 की कितने की बात बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को अध्ययन नहीं है, हम लोग को पता नहीं है। नेपाल कभी भी भारत का हिस्सा बनना चाहता है, ये कहीं पे किसी अध्याय में रामायण से महाभारत तक कभी कहीं पे नहीं है। प्लीज चलिए मैं वापस आऊंगी। रुपेश जी की और कुमार राकेश जी की छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद जो समय बचता है हम जल्दी जल्दी से उसमें कंप्लीट करेंगे। रुपेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? रुपेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, राकेश जी आवाज आ रही है। एक बात हमको बोलना है राकेश जी, सॉरी, हमको एक बात क्या बोलना है कि अभी जो अमित जी जो बोले थे, हाँ, अमेरिका और चाइना का बात, उसमें हमको थोड़ा थपना है। लास्ट में 1 मिनट हमको समय जरूर दीजिए। बिल्कुल सामने नहीं आया है, ये बातें सामने नहीं आई हैं कि इसके पीछे कौन सी विदेशी ताकत है। वो उनका अनुमान है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत का या चाइना का प्रभाव हो सकता है। उसके प्रमाण होंगे, उसके सबूत होंगे, लेकिन हम यहाँ बैठ के किसी देश को कंट्रोवर्सी में ना लाएं प्लीज, ये एक अच्छी बात होगी। रुकिए ठीक है, ठीक है अमित जी, राखी जी मैं ये जल्दी से कंप्लीट करेगा। हाँ ठीक है घनश्याम जी प्लीज वेट सर, वेट। जी राखी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए नेपाल के, राकेश जी के मैं एक बात से सहमत हूँ कि देखिए नेपाल के धार्मिक स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश तो हो रही है, और ये बहुत ही स्पष्ट तौर पे दिखता है जिस तरीके से वहां डेमोग्राफी चेंज हुआ है आने वाले समय में। और केपी ओली शर्मा जी को तो नेपाल, चाइना ने ही बैठाया था। अगर उनको किसी ने मुख्यमंत्री वहां पर प्राइम मिनिस्टर बनाया तो वो चाइना के सपोर्ट से ही वहां पर बने, और वो बहुत ही खुल्लम खुल्ला और साफ तरीके से कहते थे। तो चाइना का हस्तक्षेप इसमें, चाइना का हस्तक्षेप से इसमें मना नहीं किया जाता। अच्छा देखिए वो कुछ दिन पहले वाले थे, अभी तो घनश्याम जी सुनिए तो, ठीक है सुनिए राखी जी। और एक बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपने कल देखा होगा जो सेना के अध्यक्ष ने जो कल वक्तव्य दिया नेपाल में, तो अगर उनके पीछे की जो अगर आप तस्वीर देखेंगी तो वो तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। उनके पीछे की जो तस्वीर थी वो अखंड नेपाल की थी, और क्या जो उससे एक संदेश भी वो देना चाह रहे थे कि यहाँ पर अब राजशाही वापस आएगी, जो अगले जो सत्ता जिसको सौंपी जाएगी वो कोई राजा के वंश से होंगे या राजशाही के वापस आने वाली है। तो ये भी एक अनुमान लगाने की बात है, मैं अपना आकलन कह रहा हूं आपसे। और दूसरी बात कि यहाँ पर भारत कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि नेपाल डिस्टेबलाइज हो। भारत तो हमेशा नेपाल को अपने साथ रखना चाहा है। इनफैक्ट चाइना का हस्तक्षेप भूटान में भी होने का कोशिश किया, लेकिन भूटान ने उसे नकार दिया। आज वहां पर भूटान में शांति है, शांति स्थापित है। लेकिन जहां पता होगा कुछ दिन पहले चाइना और भारत का लिपुलेख और लिम्पुयाधुरा का जो अभी जो अवस्था आया है, ये भी मुद्दा है। आप लोग उस बात पे कुछ बात नहीं कर रहे हो। अभी चाइना लिपुलेख तो कोई मुद्दा था ही नहीं, ये ओली शर्मा जी ने निकाला था। घनश्याम जी ने चाइना और नेपाल तो वेबसाइट चलिए
अब एक सेकंड रुकिए क्योंकि समय थोड़ा सा बचा। 1 मिनट नाम दे सकता हूं भूमि को आप सर, मुझे लग रहा है आप सब लोगों में से बहुत अच्छा आकलन इस पे अनुपम जी कर देंगे। 1 मिनट रुकिए ना, विदेश मामलों की जानकारी रखते रुकिए तो जो जिसका एक्सपर्ट है उसकी बात तो आने दीजिए।